ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बिना वक्त गंवाए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। विश्वास सारंग जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, किस रूप में इस जीत को पार्टी देख रही है, आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति जनता का आकर्षण है, स्वीकारोक्ति है। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने विगत कई वर्षों से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की रीति नीति के तहत जनता का कल्याण किया है, उसको लेकर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और जिस प्रकार से विगत 2-2.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार के माध्यम से इस देश के सम्मान को बढ़ाने में, इस देश की आर्थिक नीति, इस देश की विदेश नीति और इस देश की विश्वास ही। लेकिन एक बात और समझिए, शहडोल में आपके 1,80,000 वोट कम हो गए। पिछली बार 2,41,000 से जीते थे परस्ते साहब। देखिए, जीते हैं हम और जनता ने भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से विश्वास व्यक्त किया है। अब यदि केवल हम आंकड़ों की बात करेंगे तो उपचुनाव में और जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें अलग अलग माहौल रहता है, उसका कुछ अंतर जीत में पड़ा होगा। पर मुख्य मुद्दा यह है कि हम जीते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कांग्रेस के नेता सुबह से डिस्कशन कर रहे थे कि एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर था, पर मध्य प्रदेश में लगातार जीत ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी के और नरेंद्र मोदी जी के प्रति फिर से विश्वास व्यक्त किया है। छोटी मोटी जीत नहीं है। 13 साल बाद कोई सरकार लगातार काम कर रही है, उसके हर चुनाव में यदि पार्टी जीतती है तो इसको बहुत सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की जनता को, खासकर शहडोल लोकसभा की जनता को और नेपानगर की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुकेश नायक जी, इस हार को, ये 2 सीटों पर जो आपको हार मिली है, आप इसे पुराने पहलुओं पर ही परखेंगे या फिर कुछ नया इनमें आप देख रहे हैं? मुकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, क्या पूछा आपने? सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछले काफी वक्त से मध्य प्रदेश में आप तमाम हार झेलते आए हैं। इस हार में आपको कुछ नया नजर आ रहा है या फिर पुरानी रूटीन परंपरा जो चली आ रही है कि बीजेपी के सामने आप लोग उबर नहीं पा रहे, यही पुरानी बात है? जी हाँ, मुझे लगता है कि विपक्ष कमजोर हुआ है मध्य प्रदेश में और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पिछला झाबुआ चुनाव तो हमने जीता था, लेकिन हम ये 2 चुनाव हार गए। खास तौर से शहडोल चुनाव हारने से मन में थोड़ी पीड़ा हुई है और उसका कारण ये है कि हमारे मन में ये विश्वास था कि ये चुनाव और ये मतदान थोड़ा सरकार को जगाने के लिए करेंगे लोग, क्योंकि लंबे समय तक लगातार जीतने के कारण बहुत स्वाभाविक मूर्छा आती है नेताओं में और एक अहम की भावना आती है, और ये दर्प अगर टूट जाए तो पूरे प्रदेश की जनता को इससे फायदा हो सकता था। जैसे झाबुआ में बीजेपी हार गई थी तो इन्हें सोचना पड़ा था कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना है, जनहित में और क्या क्या निर्णय होना, यानी पूरे राज्य की जनता को उसका फायदा हुआ। लेकिन पूरे देश में जो मतदान हुआ और चुनाव हुआ, उसमें जिसकी जहां सरकार थी वो जीत गए। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का लिटमस टेस्ट है। अगर ये होता तो जहां इनकी सरकार नहीं है वहां इन्हें जीतना था। उपचुनाव में अगर एक्सेप्शनल छोड़ दें, अपवाद छोड़ दें, तो आमतौर पर प्रो गवर्नमेंट ही रिजल्ट पहले आते रहे हैं और वही ट्रेंड रिपीट हुआ है। लेकिन शहडोल के चुनाव में 1,80,000 वोट कम होना मायने रखता है। ये ठीक कह रहा है विश्वास सारंग के जीत तो जीत होती है और लोकतंत्र में दूसरे नंबर पे आए किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, ना कोई उसकी भूमिका होती है। जीत होती है। इस दृष्टि से मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन एक चीज मैं मुकेश जी आपसे पूछना चाहता हूं, परिणाम से निराशा हुई है। इसमें मैं देख रहा हूं कि 15,000 से ज्यादा वोट नोटा के भी पड़े हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो बीजेपी कैंडिडेट को भी पसंद नहीं कर रहे थे और आपके कैंडिडेट को भी पसंद नहीं कर रहे थे, बाकी तो छोटी पार्टियों के लोग लड़ रहे थे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का तलाश रहे हैं लोग? जो 15,000 ऐसे लोग थे जो कैंडिडेट को पसंद नहीं किया, उन्होंने तपती जो है उधर गर्मी में
और लाइनों में एक तरफ बैंक में लगे थे, दूसरी तरफ चुनाव में गए, और वहां पे वोट जब दबा के आए तो नोटा का दबा के आए, ऐसा क्यों? नहीं, ठीक कहा आपने। 15,000 वोट नोटा में पड़े हैं और 51,000 वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दिए हैं लोगों ने, और 20,000 वोट कम्युनिस्ट पार्टी को दिए हैं जी। ये जो 70,000 वोट है, 51,000 और 20,000, ये 71,000 जो वोट है, ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज कांग्रेस को हुआ। ये कहना होगा कि बीजेपी बहुत अच्छे से इलेक्शन को डिजाइन करती है और बहुत बारीकी से माइक्रो लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज बीजेपी को ना हो जाए, ये भी बीजेपी ध्यान रखती है, और उनका बूथ मैनेजमेंट भी अच्छा है। कांग्रेस ने ये चुनाव दोनों अच्छी तरह से नहीं लड़े, इस बात को लेकर भी मेरे मन में निराशा है। अच्छी तरह से नहीं लड़े चुनाव। विश्वास सारंग जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुकेश नायक जी ने दोनों बातें यहाँ पर कह दी। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हमारे जो वोट है नोटा के वोट हमारे थे और हमारे वोटों ने नोटा में दिया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि नहीं, नोटा के नहीं कहे मैंने, नोटा के नहीं, गोंडवाना पार्टी के गिना रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी गिना रहे हैं। और आम तो नहीं, दोनों इन्होंने गिनाए, इन्होंने दोनों गिनाए, इन्होंने नोटा के भी गिनाए उसमें। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये बात नहीं, मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के वोट गिनाए। मुकेश भाई, पर जो भी बात है, ये बात तो आपको आकलन करना ही पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से कांग्रेस से विमुख हो चुकी है, कांग्रेस की रीति नीति से, और आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है। और मैं तो ये मानता हूँ मुकेश भाई को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें तो शायद कुछ हो पाएगा। ये जो बोल रहे हैं सही मायने में निराशा की बात है। राहुल गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व में ये देश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है, और मुकेश नायक जी जैसा ही नेता कोई दबंगाई से आगे आकर ये कह सकता है कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं चल पाएगी। ठीक है, मैं रमेश शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, कुछ कह रहे हैं मुकेश जी, पहले कह लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्हीं सोनिया गांधी के नेतृत्व में पिछली सरकार कांग्रेस की केंद्र में बनी थी। सोनिया गांधी ने ही उस चुनाव को लीड किया था। ये कहना गलत है कि हमारे पास नेतृत्व की कमी है। देखिए, ग्रास रूट लेवल पर जो मैदानी कार्यकर्ता है, उसमें ऊर्जा का संचार हो, वो कैटलिस्ट ग्रुप, उत्प्रेरक समूह स्टैंड ले, गांव-गांव में जाकर कांग्रेस की रीति नीति और अपने राजनीतिक दल का, जिस पार्टी में भी वो है, अगर ठीक। अच्छा, मैं एक सवाल और इस पे सर, एक सवाल और आपसे मुकेश जी, मैं थोड़ा सा वक्त आपके लिए और निकालता हूं। सर, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि सोनिया जी का नेतृत्व है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व, क्या आपको लग रहा है कि उस मायने में जो आला कमान या केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व में वो जान नहीं रही? क्योंकि 13 साल हो गए आपको सर, और फिर उपचुनाव भी आप धीरे धीरे गंवा रहे हैं। देखिए, झाबुआ चुनाव जीते थे हम, तब भी अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हम जब बोहरीबंद का चुनाव जीते थे, तब भी अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए, लीडर एक प्रतीकात्मक होता है। वो चुनाव जो लड़ता है, समूची पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और उसमें स्पार्क होना चाहिए, उसमें ऊर्जा का संचार होना चाहिए, उसको खड़ा होना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, तब जाकर चुनाव में हार जीत में बदलती है। वो नहीं हो पाया इन दोनों चुनाव में। ठीक है, रमेश शर्मा जी, मैं आपसे आपका विश्लेषण समझना चाहता हूं, क्योंकि तमाम आंकड़े आ चुके हैं। क्या देख रहे हैं इन चुनावों के नतीजों को, आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर राममोहन जी एक बात समझ लीजिए, झाबुआ चुनाव का जिक्र बहुत आया है। झाबुआ में कांग्रेस को लगता है कि वो जीती है, लेकिन अगर आप आकलन देखेंगे तो वहां भाजपा हारी है। भाजपा उम्मीदवार के प्रति कार्यकर्ता में कोई उत्साह नहीं था, और न वहां पर भाजपा उम्मीदवार को जिताने की उतनी ताकत लगी जितनी की ताकत इन दोनों चुनावों में लगी। अब अगर हाल के हम दोनों चुनावों को देखें तो बुरहानपुर में तो पहले दिन से ये मानकर के चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर की सीट, नेपानगर की सीट तो निकाल लेगी, लेकिन शहडोल में फाइट महसूस की जा रही
रही थी। ये फाइट हमको पहले दिन से दिखी और आज परिणाम में भी हमको स्पष्ट फाइट दिख रही है। आप अगर देख लें, लगभग 1 लाख ऐसा वोट है जो भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके कहीं कहीं गया है, निर्दलियों पर गया है, वामपंथियों पर गया है, गोंडवाना पर गया है, नोटा पर गया है। वो 1 लाख से ज्यादा वोट है। अगर आप इस 1 लाख से ज्यादा वोट को अगर सरकार के खिलाफ आकलन करेंगे तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। और यहाँ पर इसका कारण जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को उम्मीद शहडोल में वो लगा सकती थी। यद्यपि शहडोल में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आए, लेकिन वो सारे नेता किसी एक मंच पर इकट्ठे कभी नहीं हुए। और एक नेता तो ऐसे आए कि मीडिया में ये बराबर आया कि वो चूल्हे में भी बैठे हुए हैं और लोगों के साथ नाच भी कर रहे हैं और रोटी भी बना रहे हैं। लेकिन अगले दिन जो खबरें आई तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का आवास तैयार किया गया था और जब वो गए तो उनके कार्यकर्ता कमोड तक उठा करके ले गए। ये जो सारी चीजें हैं उसमें कांग्रेस की इमेज बनने के बजाय और ज्यादा खराब हुई। यद्यपि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत तैयार नहीं थे वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, वो बेमन से चुनाव लड़े। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर के कहीं ना कहीं जो उत्साह था, वो युवा थी, इसके अलावा वो पढ़ी लिखी थी। तीसरी एक और बात, यहां पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ये भी है शहडोल में। आमतौर पर यह मान्यता है कि जो वनवासी अंचलों का वोट है, आदिवासी अंचल का वोट है, वो कांग्रेस के साथ रहता है और नगरीय वोट अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। लेकिन शहडोल चुनाव में एक अजीब ये स्थिति बनी कि आदिवासी बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। तो मैं समझता हूं इस एक घटना से कोई एक रिजल्ट आता है तो उसमें कोई एक फैक्टर काम नहीं करता। ठीक यहाँ पर अच्छा, एक फैक्टर में और बंदीकरण ने काम नहीं किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं लीडरशिप का चेहरा भी है। जी, मैं यहाँ पर एक लीडरशिप का चेहरा भी है। नोटबंदी का फैक्टर आप यहाँ में इस पे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? का भी जो काम है, क्योंकि बार बार हमारे डिबेट में भी वैसे भी क्या बोला, नोटबंदी का क्या फैक्टर आप इसमें मान रहे हैं? कुछ असर इस पर रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जब अपनी सभाएं लेने गए तो वहां मंच से भी खूब ऐलान हुए और खूब नोटबंदी की चर्चा हुई, बताया कि ये बड़ा पॉजिटिव कदम है सरकार का। और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि इसका असर जरूर दिखेगा, बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप इसे कैसे आंक रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर नोटबंदी का असर अगर पड़ा है तो भाजपा के पक्ष में पड़ा है। नोटबंदी को लेकर के जितना प्रचार किया जा रहा था जनता में उतना प्रभाव नहीं है। इसका अगर आकलन आपको करना हो तो सोशल मीडिया पर जितने कमेंट्स आते हैं 70 से 80% नोटबंदी के पक्ष में आ रहे हैं, केवल 20-25% उनके खिलाफ नोटबंदी के आ रहे हैं। तो ये कई टीवी डिबेट में भी मैंने कहा और लेख भी लिखा है कि नोटबंदी का असर विपक्ष जितना प्रचार कर रहा है उससे मतदाता बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा और वो अपनी लाइन में जिसको भाजपा को वोट देना है वो भाजपा को वोट देगा, जिसको कांग्रेस को वोट देना है उसमें कांग्रेस को वोट देगा। ये सबसे बड़ी कांग्रेस की हार का जो सबसे बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं शिवराज के मुकाबले कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, भाजपा के मुकाबले जो ठीक है, मैं इस पे जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आदित्य बनिया जैन जी, आप इसका क्या आंकलन करते हैं? क्या एक ऐसा मुद्दा जो विशेष रूप से सीधे सीधे ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन गरीब लोगों का क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा, उन आदिवासियों का क्या होगा जो घर में पैसे रखते हैं वो बैंक में नहीं रखते, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, और इसके बावजूद कोई ऐसा स्विंग जैसा कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी वैसा नजर नहीं आया? नहीं, देखिए, केंद्र की सरकार मोदी जी ने जो है मोदी की सरकार ने ईमानदार लोगों की रक्षा का संकल्प लिया था। नोटबंदी जो उसका मुद्दा है और ये आम आदमी को समझ में आ गया कि आदिवासी अंचल, किसान और जो गरीब आदमी है ये उसके फेवर का डिसीजन है और इसका सीधा सीधा असर जो लोकसभा के चुनाव पे पड़ा। मैं विधानसभा के चुनाव पे नहीं मानता, लेकिन जब इस स्थिति में इसको राजनीतिक मंच से इतना मचा दिया गया कि लगा कि कहीं ना कहीं मोदी ने गलती करी है और जनता को लेकिन साफ समझ में आ गया कि जितने लोग भी हैं, चाहे वो ममता जी हो और चाहे राहुल जी हो और चाहे उत्तर प्रदेश से मायावती जी हो, सबको समझ में आ गया कि ये जो है इन लोगों पर कुठारा घात है वो आम जनता के साथ होने के लिए। मैं मानता हूं कि इससे कुछ दिन में, आज 14 दिन हुए, बाजार में 30 से 40% बिक्री कम हो गई है, लेकिन आप देखेंगे किराना और फूड चेन इन पे कोई असर नहीं पड़ा है। और कल की बात कहूं तो चाहे कार्स की बात करें चाहे सिटी बैंक की बात करें, सबने कहा कि आने वाले 3 महीने में जीडीपी जो है उसमें कमी आएगी, लेकिन 2017 और 2019 तक की जीडीपी वापस बढ़ के आएगी और महंगाई तो नीचे होगी
और जो आम जनता चाहती थी, जो सस्ती होना चाहती थी, आप रियल्टी देख लीजिएगा, कैपिटल गुड्स दे दी, कंज्यूमर डेवलपमेंट, जब ये चीजें सस्ती होंगी तो आम जनता को समझ में आ गया। मेरे माननीय वरिष्ठ पत्रकार साहब ने ये कहा कि सोशल मीडिया से भी आम आदमी की क्यों समझ में आता है। मुकेश नायक जी, आप बजाज का सवाल है, लेकिन एक रुपये की बढ़त पर भी गिर रहा था। मुकेश नायक जी, एक सवाल मेरा भी आप उसमें साथ में इंक्लूड कीजिए कि जी मैं आपको एक सवाल दे दूं, दोनों चीजें आप रख दीजिएगा कि पहले जब 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान हुआ, उसके बाद लोगों को जब तक समझ में आता कि क्या इसके असर हैं और किस तरह से नुकसान, असल जो दिक्कत थी वो शुरुआत के 10 दिनों की थी, और उन्हीं 10 दिनों के बाद 19 तारीख को वोटिंग हुई, यानी सबसे ज्यादा कतारें बैंकों के बाहर, पोस्ट ऑफिस के बाहर उन्हीं 10 दिनों में लगी। अब धीरे धीरे वो कतारें छोटी हो रही हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि अगर वाकई जनता को दिक्कत होती तो कुछ तो स्विंग नजर आता आपको। देखिए, मैं बहुत कैटेगरिकली इस विषय पर बात करना चाहता हूं जी। अभी महानुभाव ने कहा कि जीडीपी से को फायदा होगा इस नोटबंदी से। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो अर्थशास्त्री हैं, कि आयात और निर्यात में कितना असंतुलन है? घरेलू जो उत्पादन है वो न्यूनतम स्तर पर, शॉर्ट टर्म में जीडीपी गिरेगी। मैंने ये कहा कि शॉर्ट टर्म में जीडीपी गिरेगी, आप पूरी बात कह दो, 18-19 में उसका पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि आयात निर्यात में असंतुलन है, घरेलू उत्पादन न्यूनतम स्तर पर है, 8 कोर इंडस्ट्री जो है जिसमें स्टील, सीमेंट और लोहा है, ये अपने प्रोडक्शन में न्यूनतम स्तर पर है, रियल एस्टेट पूरा जमींदोज हो गया है, और जो एक पर गैलन जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइजेस थे उसका फायदा उपभोक्ता को नहीं देखे केंद्र सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ आम जनता से वसूल किए हैं, और इस नोटबंदी के डिसीजन से भी लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स ये सरकार वसूल करेगी, यानी लगभग 10 से 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार के पास आएंगे, और ये दर्शा देंगे कि राजकोषीय घाटा कम हुआ है, जीडीपी में इंप्रूवमेंट हुआ है। अरे भाई, ये कोई मैदानी आकलन थोड़ी हुआ। जीडीपी का इंप्रूवमेंट, राजकोषीय घाटे का कम होना, उसका संबंध अगर प्रोडक्टिविटी से है, मैदानी आकलन से है, तब इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है। इस तरह से लोगों को टैक्स लगाकर, इस तरह से, अच्छा ये बात विश्वास सारंग जी, ये अगर राजकोषीय घाटा नहीं, इसमें ये भी चीज देखनी होगी कि आप के हित में कैसे होगा। लोकसभा के कि आपको बता दूं कि पीएसयू पेट्रोलियम कंपनी को पोला कर दिया था कांग्रेस ने, सब्सिडी दे दे के। करेंट सरकार ने सब्सिडी जब बंद करी है उसके बाद, अच्छा मैं मनिया साहब एक मिनट, विश्वास सारंग जी, मैं जरा चुनाव पे ही फोकस करना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमी पे बाद में आऊंगा। कहां सब्सिडी कम की है? मैं ये कह रहा हूं सर विश्वास जी कि क्या आपको लग रहा है कि शुरुआत में जब हिमाद्री सिंह को उतारा गया, आपको भी काफी लगा होगा कि टफ फाइट हो सकती है, इसीलिए आपने मंत्री जी को वहां पर फाइट में उतारा, वरना चेहरा दूसरा भी हो सकता था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आखिरी दिनों में जब ये नोटबंदी का फैसला आया तो कांग्रेस जो असल मुद्दे थे जिन पर चुनाव लड़ रही थी और जा रही थी घर घर, इसके बाद नोटबंदी पर भी ये फोकस करने लगे, उसका कुछ विपरीत प्रभाव आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए राममोहन जी, बेसिकली यदि हम बात करें तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। मुकेश नायक जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इस तरह के डिस्कशन से ये कांग्रेस के और वोट कम कर रहे हैं। ये यदि ये बोलेंगे कि इस देश में कुछ नहीं हो रहा तो जनता नाराज होगी, यदि ये बोलेंगे कि शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं कर रहे तो जनता नाराज होगी। जब ये शिवराज सिंह चौहान जी को गाली देते हैं और नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं तो जनता को लगता है कि ये बायस्ड होकर बात कर रहा है। मुख्य मुद्दा तो यही है, कांग्रेस समझ ही नहीं रही। कांग्रेस आज तक ये बात का विश्वास करने को तैयार नहीं है कि वो विपक्ष में बैठे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने का काम दिया है। आप विपक्ष, आप स्वीकार करिए, जनमत को स्वीकार करिए। वो तो मुकेश नायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं, नहीं तो सुबह से जितने कांग्रेस के नेता आ रहे हैं वो केवल ये बोल रहे हैं कि बेईमानी से जीत गए, वो कह रहे हैं कि हमने मशीनरी का दुरुपयोग कर दिया। मुकेश नायक जी को मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं कांग्रेस की लीडरशिप से, वो अच्छे से चुनाव नहीं लड़ पाई। मेरा ये कहना है, जनमत में, लोकतंत्र में जनता का आदेश शिरोधार्य करना चाहिए, चाहे वो हमारे पक्ष में आए चाहे हमारे विपक्ष में आए। सीधा सीधा मानना है कि जनता ने ये माना है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को बनाने के लिए निर्णय ले रहे हैं।
लोगों ने माना है कि हम यदि बैंक में लाइन लगा के खड़े हैं तो नोट बदलने के लिए नहीं बल्कि देश को बदलने के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं। लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है। शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति लोगों का आकर्षण है। आदिवासी, सुदूर आदिवासी गांव में रहने वाला व्यक्ति भी शिवराज सिंह चौहान जी को प्यार करता है। मुकेश नाइक जी कह रहे हैं कि हमारा वोट शिफ्ट हो गया, तो क्यों शिफ्ट हो गया आपको विचार करना पड़ेगा। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में चला गया, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का वोट यदि लोकल पार्टी में शिफ्ट हो जाता है तो क्या इनको विचार नहीं करना चाहिए। वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जिसका मध्य प्रदेश में ए से लेकर जेड तक कुछ नहीं है, यदि आप ये बोल रहे हैं कि हमारा वोट वहां शिफ्ट हो गया तो आपको विचार करना पड़ेगा। मेरा सीधा मानना है कि यदि कांग्रेस चाहती है कि आगे वो विपक्ष की भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन करे तो आइए सकारात्मक रूप से हम प्रदेश के विकास की बात करें, देश के विकास की बात करें। यदि देश के लिए कोई अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं तो उसका साथ दें, माहौल खराब ना करें। अब कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, जो लाइनों में लोग लगे उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सुबह सुबह उठते हैं और 7 बजे एटीएम की लाइन में चले जाते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं, वहां मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। जनता की नब्ज समझिए। मुकेश नाइक जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बताइए, देश को बनाने में, प्रदेश को बनाने में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके साथ खड़े होइए। ये सत्ता में रहने वाली पार्टी या विपक्ष में रहने वाली पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल देश और प्रदेश को बनाने वाले मुद्दे हैं। आप स्वीकार करिए कि प्रदेश की जनता ने आपको हराया है, आप तैयारी करिए और हम चाहते हैं कि प्रदेश को बनाने में और देश को बनाने में आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें। नकारात्मक सोच मत रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। मुकेश जी, एक सवाल यह भी था कि हम जब इन आंकड़ों को देख रहे हैं तो एक पुष्पराजगढ़ विधानसभा सीट को आप छोड़ दें तो इसके अलावा सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह लीड कर रहे हैं और अब सभी सीटों पर उन्हें ज्यादा वोट मिले कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में। तो ये भी कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जिन जगहों पर कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि वो मजबूत है, उन जगहों से भी बीजेपी वोट निकाल कर ला रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पर इसका आकलन करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा और हमारे पास जो साधनों की कमी थी, जो अप्रोच की कमी थी, जो मैनेजमेंट की कमी थी, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। और हम अगर अच्छे से चुनाव लड़ते तो हमने आधा अधूरा चुनाव लड़ा, उसके बाद भी बीजेपी का पिछले चुनाव की तुलना में 1,80,000 वोट कम हुआ। अगर हम अच्छे से चुनाव लड़ते तो ये चुनाव बिल्कुल बराबरी का चुनाव था और हम आगे भी निकल सकते थे। जो हमने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, हमें ये सुधारना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा कि ये सर जमीनी चुनाव था और वो जो चुनाव था वो मोदी जी की लहर का चुनाव था और उसमें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जीते जो कहीं कांटे की फाइट में शायद जीतते या हार जाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो जो चुनाव था उसमें और इसमें आपको ये फर्क नहीं दिख रहा क्या? देखिए, 100% शहडोल का चुनाव हम जीत सकते थे, 100%, जो हम चूक गए। और इस चूक का क्या मुख्य वजह है रमेश जी, आपको क्या नजर आती है? कांग्रेस पार्टी क्यों चूकी इस चुनाव में? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि प्रकारांतर से मुकेश जी ने इस बात को दर्द के साथ स्वीकार किया है, शहडोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं में तालमेल का अभाव था। ज्यादातर लोग मीडिया के मैनेजमेंट में ज्यादा थे, लोगों की पकड़ में कमजोर थे। ये जो सारे, इसके अलावा इनके पास संगठन की शक्ति और एक वो चेहरा जो शिवराज चौहान का मुकाबला कर सके। आप कल्पना कर सकते हैं, शिवराज चौहान 16-15 साल की उम्र से सड़कों पर चलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक जननेता की छवि शिवराज की है। ऐसा छवि वाला नेता अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस डेवलप नहीं कर पाई है। और बहुत अच्छी बात विश्वास ने कही कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो केवल आलोचनात्मक मुद्दे पर आ रही है। कांग्रेस को अपनी बात कोई सकारात्मक अपना इशू लेकर आना पड़ेगा। आप देश के चुनावों को देख लीजिए, जब भी सरकारें बदली हैं, रूलिंग पार्टी हारी और विपक्ष जीता है, तो उसका अपना कोई पर्टिकुलर नारा रहा होगा, पर्टिकुलर कोई एजेंडा रहा होगा और पर्टिकुलर कोई योजना रही होगी। इन 13 वर्षों में कांग्रेस कोई योजना ठोस प्रस्तुत नहीं कर पाई, एक चेहरा अच्छा प्रस्तुत नहीं कर पाई, एक अच्छा नारा प्रस्तुत नहीं कर पाई। वो केवल
आलोचना करती है। अब नोटबंदी पर ही आप देखें, जिस रात को नोटबंदी का ऐलान हुआ था 8 से 9 तारीख को, कांग्रेस का बयान आया कि राष्ट्र को मजबूत करने के हर मुद्दे पर हम साथ हैं, और दूसरे दिन से राहुल गांधी जी केवल मीडिया को वाइट देने के लिए मीडिया में सुर्खियों के लिए सड़कों पर आ गए। तो कई बार जनता को इस बात में फैसला करने में दिक्कत होती है कि कांग्रेस नोटबंदी के समर्थन में है कि नोटबंदी के खिलाफ है। भाई उस रात को तो आपने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, तो कांग्रेस को ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर काफी मंथन की जरूरत है, और ये मुकेश जी भी मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और नोट तो वो पुराने वाले थे जो चले गए, अब बीजेपी यहां से ऑन हो रही है। यहां से क्या सियासी संकेत आगे जा रहे हैं और कितनी मदद, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और वो मुख्य चुनाव होंगे, वहां पर यह माना जा रहा है कि इस बड़े फैसले का बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में दिख सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि ये एग्जीक्यूट आगे कैसे होता है, जो दावे बीजेपी की तरफ से किए गए नोटबंदी पर, वो कितना असर डालते हैं। फिलहाल शहडोल और नेपानगर में तो जीत हासिल कर ली है, आगे बढ़कर जाना है पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये मान रही है कि वो ये चुनाव जीत सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं खराब रहा और नेता एक साथ होकर शायद नहीं चलते। ये पुरानी दिक्कत है कांग्रेस की, पुराना मर्ज है, जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा। इसी के साथ आपकी आवाज में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।